हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपके सामने हूँ कौन से टॉपिक के साथ। तो मैं आपके सामने हूँ विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ आरएनए, नॉट आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो सी, सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए में पढ़ाना चाहूंगी टीआरएनए के बारे में। स्टूडेंट्स, किसके बारे में? टीएनआरए के बारे में। ठीक है, अब टी का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर। आई होप इट इज यू गेटिंग टू सी दैट, ग्रेट। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर किस चीज का? किस चीज का आगे समझ आएगा। ठीक है, एंड इसे हम एक अडाप्टर भी बोलते हैं। अभी समझाती हूँ। ये बेसिकली ना स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स लेकर जाते हैं। लाइक अगर आरएनए के ऊपर एक कोड है AUG, तो ये टीआरएनए एक आर्म से इस कोड को रीड करेगा, एक आर्म से इस कोड को रीड करेगा एंड दूसरी आर्म से यहाँ पर उस मीथियोनिन को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, मीथियोनिन को बनाने में क्या करेगा स्टूडेंट्स? हेल्प करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा? कौन करेगा ये? एंड मीथियोनिन को बनाने के लिए ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। इसको बनाने में कौन हेल्प करेगा? टीआरएनए। टीआरएनए बेसिकली वो अमाइनो एसिड यहाँ पे लाके रख देगा। तो बेसिकली हमें जिस भी अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमें कौन ला के देगा स्टूडेंट्स? टीआरएनए ला के देगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक ट्रांसफर आरएनए है। मीन्स ये अमाइनो एसिड्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके आ रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में ना ट्रांसलेशन में समझ में आएगा। अभी मत एक्सपेक्ट करो मैम कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं घबराना है। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दैट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। अडेप्टर क्यों बोला? अडेप्टर क्यों बोला? राइट, अडेप्टर क्यों बोला बेटा? ये पहले क्या करता है स्टूडेंट्स? ये पहले एक आर्म से, ये होता है बेसिकली हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ टीआरएनए का। तो ये अच्छा, हम सीक्वेंस से चलते हैं, ये भी समझाती हूँ। तो बेसिकली है क्या बच्चे, इसका काम क्या है? अमाइनो एसिड्स को लाना किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन आरएनए। ठीक है, जैसे ये आपको जेनेटिक कोड में समझाऊंगी। जैसे इसे पता है EUG इज मीथियोनिन, तो वो मीथियोनिन को यहाँ पे लाके रख देगा। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए जो है, सबसे पहली बात है कि ये सबसे छोटा आरएनए है। ये सबसे छोटा आरएनए है एंड उसके साथ में सिर्फ छोटा ही नहीं है, ये सॉल्यूबल भी है। स्टूडेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि स्मॉलेस्ट है तो मोस्ट अबंडेंट होगा। बच्चे यहाँ पर वो चीज़ वैलिड नहीं बैठ रही है। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। टीआरएनए इज स्मॉलेस्ट RNA and it is a soluble RNA. It is not the smallest. Sorry, it is not the stable. It is just the smallest RNA and it is soluble. It is not the stable one. It's smallest and soluble. Get that? Get that? Great बच्चे, great. And you also have to understand कि tRNA का ख्याल हमारे दिमाग में कैसे आया? Like something we invent. Why? Like हम किसी चीज़ का इन्वेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सेल के अंदर हमें क्यों लगा कि यार एक किसी तरह का कुछ है हमारे सेल के अंदर जो इस अमाइनो एसिड को यहाँ पे आके रख रहा है। तो लोगों को फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये टीआरएनए ही ये काम कर रहा है। टीआरएनए इज द वन व्हिच इज ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली क्रिक जी ने क्या दिया था बच्चे? क्रिक जी ने दिया था एक अडेप्टर हाइपोथेसिस। तो क्रिक जी ने दिया था हमें
अडैप्टर हाइपोथेसिस, अडैप्टर हाइपोथेसिस क्या बोलता है? हाँ, अडैप्टर हाइपोथेसिस क्या बोलता है? तो अडैप्टर हाइपोथेसिस बोलता है कि अमाइनो एसिड्स अलोन कैन नॉट, मतलब खुद नहीं आ सकते हैं। अमाइनो एसिड्स आर लाइक छोटे छोटे बच्चे जो खुद से देकर नहीं आ सकते हैं, उन्हें कोई उठाकर उस पोजीशन पर लेके जाने वाला चाहिए, कोई लेके जाने वाला चाहिए। Amino acids cannot recognize code of mRNA, mRNA क्या अभी समझते हैं, on its own, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, हमें लगा कि यार कोई ना कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, सो वी थॉट दैट एटलीस्ट सम अडेप्टर मॉलिक्यूल इट शुड बी डेफिनेटली प्रेजेंट, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो उससे हमने धीरे धीरे सोचने की कोशिश करी, खोजने की कोशिश करी, तो वी केम टू नो ये टीआरएनए ही है, ये कोई और नहीं टीआरएनए ही है, ठीक है। तो टीआरएनए के ना बच्चे एक काम नहीं है, दो काम है। दो काम कौन से हैं, कौन से दो काम है? सो टीआरएनए के दो काम ये हैं कि ये एक साइड से कोड को रीड करता है, एक साइड से ये कोड को रीड करता है, एंड दूसरी साइड से ये अमाइनो एसिड को लाता है। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझनी है, क्या समझना है बच्चे आपको, कि टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, एंड टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सबसे काम करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टर्शरी, बट हम उसको समझते किस एस्पेक्ट में है? सेकेंडरी। टर्शरी थोड़ा 3D हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम सेकेंडरी पहले से करके देखते हैं, पहले एक एक करके समझो। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास में है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इट इज अ सिंपल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग सारी चीजें जो है समझते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, जैसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट सेकेंडरी में इट गेट्स अ लिटिल बिट फोल्डेड लाइक दिस। क्लियर बच्चे? तो बेसिकली हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इट समवट इट लुक्स लाइक दिस। तो दिस इज द 5' एंड of the RNA, this is the 3' end, like this was the 5' end, this was the 3' end, तो इसमें फोल्ड हो चुका है ये, ठीक है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर ना बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, लाइक इफ इट इज अ UAC, AUG होता है ना, ए का कॉन्ट्रेरी कौन सा होगा? U, A एंड C। तो अगर यहाँ पर UAC है तो ये AUG को रीड करेगा, तो ये कौन सा है बच्चे? ये क्या है हमारे पास में? ये है जो पढ़ता है, इसने पढ़ा, इसने यहां से पढ़ा, इट इज एन एंटी कोडॉन आर्म, इसने प्रोसेसिंग करी, एंड यहां से उसने उसके हिसाब से अमाइनो एसिड उठा लिया ना। देख पा रहे हो मतलब कितना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, अपने को तो पता भी नहीं है अंदर क्या चल रहा था, एटलीस्ट इस लेवल पे तो नहीं करना है, अंदर कैसे हुआ, हाउ डिड दिस जस्ट सॉ दिस
code and then amino acids were brought. How this became possible? How is it possible कि एक साइड से रीड कर रहा है, दिस इज एन एंटी कोडन आर्म, एंटी कोडन मीन्स इस कोडन के बिल्कुल अपोजिट है, तो तभी तो वो उसके साथ में बाइंड कर पाएंगे और उसे रीड कर पाएंगे, अपोजिट नहीं होगा तो हाउ विल दे? फिर ये अमीनो एसिड को लाया, इसने यहाँ पर दे दिया। मैम इन दोनों आर्म्स का क्या काम है, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। इसे हम लोग बोलते हैं T5C आर्म और इसे हम लोग बोलते हैं डी आर्म, ठीक है। बट इसके बारे में डिटेलिंग मतलब इसका कोई एज सच इतना रोल नहीं होता है, तो हम उतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ते। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इसे डी आर्म बोलते क्यों हैं, क्योंकि इस आर्म में एक अनयूजुअल बेस होता है। दिस आर्म हैज अनयूजुअल बेस, इसमें एक ऐसा बेस है जो आपने यूजुअली आज तक नहीं पढ़ा है, बट आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कौन सा है वो? डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। समझ में आया बच्चे आपको यहाँ तक? समझ में आया आपको यहाँ तक? एंड इसको हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके पास में भी एक एक्स्ट्रा बेस है जिसे हम बोलते हैं सूडो यूरिडीन। क्या बोलते हैं? सूडो यूरिडीन। ये भी क्या है? ये भी एक तरह का क्या है? अनयूजुअल बेस है, ठीक है, अनयूजुअल बेस है। अब आपसे मेरा सवाल ये है, आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या है पूछूं क्या? आर यू रेडी टू नोट डाउन? कि हर कोडोन के लिए क्या सारे अलग अलग कोडोन्स के लिए क्या अलग अलग टीआरएनए होते हैं? लाइक अगर टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडन आर्म है, तो अगर उसके ऊपर अपोजिट कोड होंगे तभी तो वो उसे करेगा ना। तो क्या इसमें हमेशा सब डिटेक्ट करने के लिए सब में अलग अलग तरह के टीआरएनए होते हैं क्या? ये है मेरा सवाल आपसे, ठीक है? ठीक है, ये है सवाल, इसको आपको मुझे बताना है कमेंट्स में, फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। अब देखो स्टूडेंट्स, टर्शरी स्ट्रक्चर में पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाता है, जैसे वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक पहुंचता है ना, तो ये चार आर्म्स तो हमें दिखती भी नहीं है, बिकॉज व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? इट इज जस्ट द फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तो हाउ डज टर्शरी स्ट्रक्चर्स लुक लाइक? उसमें हमें सिर्फ दो ही आर्म्स दिखती हैं, एक हमें ये वाली आर्म दिखती है और एक हमें ये वाली आर्म दिखती है, अमीनो एसिड जो काम की होती है। एक हमें दिखती है एंटीकोडोन आर्म जो पढ़ने के लिए जो कोड को पढ़ती है, और एक हमें दिखती है अमीनो एसिड रिसेप्टर आर्म। तो आप पूछोगे मैम बाकी की कहाँ गई? तो बेसिकली यू हैव टू इमेजिन समवॉट लाइक दिस। वेट, ये है जैसे हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से पहले हमें चारों के चारों आर्म्स जो हैं वो दिख रही थी, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि फोल्डिंग के कारण ये आर्म्स थोड़ा पीछे चली गई, फोल्ड हो जाती है ना ये चीज़ें, पीछे चली गई हैं ये, तो हमें आगे से ये दिख नहीं रही है, बात ये है, ठीक है, बट पीछे है ये 3D में है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट टू सम एक्सटेंट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट टू सम एक्सटेंट। आगे चलें, आगे चलें। चलिए ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी समझाया, इसके अंदर हमारे पास में 4 आर्म्स है। अच्छा, एक इसकी शेप कैसे होती है? क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है, इसको नेट पे देख भी सकते हो क्लोवर लीफ कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी आर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स? वी बेसिकली हैव हियर एंटीकोडोन आर्म and along with that we also do have here amino acid receptor arm,
Along with that, we also have here diam. Why it is called as diam? Because it has dihydroxyuridine as its unusual base. It has T5C. Why is it called so? Because it has unusual base called as pseudo-uridine. इन दोनों के वर्क हमें नहीं करने हैं. What we are supposed to study about these two. Okay, after that, this is a clover leaf shape. Keep that in mind. Tertiary structure. This is L shape as I just showed you. And yes, all these tRNA, they are soluble. वो तो एक जनरल करेक्टरिस्टिक है, soluble है एंड और क्या है, soluble है और क्या है, smallest भी है. ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक नोट डाउन करो फटाफट से. चलिए थोड़ा आरएनए के बारे में जान लीजिए. आरएनए के कुछ करेक्टरिस्टिक, ये मोस्ट अबंडेंट है, मीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एंड ये मोस्ट स्टेबल भी है. ठीक है, हाँ जी. उसके साथ साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरएनए, बिकॉज दैट मीन्स आरएनए which is the part of ribosome, because इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए. क्या है इसकी फुल फॉर्म? राइबोसोमल आरएनए. oh my god, yep. Okay, now you have to understand that we basically have the two types of the ribosomes, है ना. And each ribosome, it has one smallest unit, one small unit, one large unit. So let's discuss about that. First let's talk about the prokaryotic ribosome. And then let's talk about the eukaryotic ribosomes. What is a prokaryotic ribosome? Can anyone tell me? Of course, many can tell me. 70S, this is 80S. This is made up of two units, that is 60S plus 40S. And ये कितनी units का बना हुआ है बच्चे? 50S and 30S. ठीक है जी, हाँ जी. अब ऐसे एडिशन मत करने वाला, मैम 50 प्लस 30 तो 80 होता है, 70 लिख दिया, 60 प्लस 40 तो 80 होता है. मैम इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको तो पता ही नहीं कहाँ होना चाहिए. मैम ये सब मत बोलना, बिकॉज ये सिंपल एडिशन नहीं है जो तुमने पहली क्लास में सीखी थी. समझ में आया? पहली क्लास को यहाँ मत लाओ प्लीज 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 प्लीज. हर जगह मत घुसाओ यार उसको, है ना. सिर्फ फिजिक्स में घुसाओ उसको, ठीक है. हाँ, वहीं पर लगती है ये कभी कभी केमिस्ट्री में भी. बायो में यहाँ पर राइबोसोम में तो नहीं करना है. एस है ना यार, कौन सी एडिशन की यूनिट तुम्हारी एस थी, है? ऐसे ही बोलते रहते हो. चलो, जैसे 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 हमारे पास में एक राइबोसोम हमने बना दिया. ये इसकी छोटी यूनिट है, ये इसकी मोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है. ठीक है, इसमें कौन से टाइप का आरएनए है? ये वाला. इसमें ये दो. अब ऑफ कोर्स अब हम बड़ी में मूव कर रहे हैं, बड़ी में मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर 16 है तो यहाँ पे इससे तो बड़ा ही होगा, बिकॉज ये बड़ा यूनिट है. इट इज 40s एंड दिस वाज 30s, दिस वाज 30s, दिस इज 40s, तो बड़ा तो है. तो इसमें पता है 2 प्लस करना होता है हमें. 18 है सारा नॉर्मली, सिंपल एडिशन वाला 2. यहाँ पर 23s है तो यहाँ पर 23 नहीं, 25 भी नहीं करेंगे हम, यहाँ करेंगे 28s. 5s भी होता है, बट उसके साथ साथ में
AS भी होता है। 3 तरह के RNA होते हैं यहाँ पे, 2 तरह के यहाँ पे होते तो एक तरह का, बट एक में 16S है, दूसरे में 18S है। क्या है? 18S है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए एक चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं ये यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस लेती हूँ, तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस में क्या होगा? DNA होगा। मैं इसे ओपन करके थोड़ा बना देती हूँ, ठीक है? ओके, तो हमने ऐसा करा, हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसा किया। देखो, जोन सा रीजन RNA बना रहा होता है ना, मतलब DNA का जोन सा रीजन RNA बना रहा होता है ना, उसे हम ना, उस रीजन को हम बोलने लगते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या है? रीजन which contains DNA responsible for RNA synthesis। जिसकी हमने भी बात करी है, किसकी बात करी है हमने? समझ में आया? RNA सिंथेसिस, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ रीजन होगा जो tRNA बना रहा होगा, ऐसे कुछ रीजन होगा जो HNRNA बना रहा होगा। मैम इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये HNRNA का क्या कॉन्सेप्ट है? ये HNRNA का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? बेसिकली होता क्या है ना, ये HNRNA ना mRNA में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसके बीच में ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसको एक बार स्टार लगा के रखो, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये mRNA है ना, ये वो RNA है जिसके ऊपर कोड लगे हुए हैं, एंड ये कोड प्रोटीन को बनवाने के लिए, देखो कोड तो यहाँ भी है यहाँ भी है, बट ये कोड काम के हैं। तो ये tRNA will sit here, bring the amino acid, will sit here, bring the amino acid, will sit here, bring the amino acid. What will this RNA do? RNA do? This RNA will form the ribosome which will sit here. मैम इसके यहाँ बैठने से क्या होगा? इसके यहाँ बैठने से क्या होगा बेटा? ये आपको ट्रांसलेशन में समझ में आएगा कि इसका यहाँ पे बैठने के बिना, इसके अगर ये यहाँ नहीं होगा तो इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो हमने अभी तक 3 टाइप के RNA देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा tRNA, जो कि क्या करेगा स्टूडेंट्स? क्या करेगा स्टूडेंट्स? कौन बताएगा मुझे? रीड कोड ऑन mRNA। mRNA के कोड बेसिकली वैल्यूएबल होते हैं, बाकियों की में उतना यूज नहीं होता। रीड कोड ऑन mRNA, एंड उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड्स को वो लेकर आएगा, ठीक है। RNA का क्या काम होता है? राइबोसोम फॉर्म करना। मैम उससे क्या हो जाएगा बेटा? ये राइबोसोम mRNA के ऊपर बैठ जाते हैं। ये बेसिकली असिस्ट करते हैं ट्रांसलेशन में। मैम ये ट्रांसलेशन क्या होता है? RNA से प्रोटीन बनना। तो मैम कैसे होता है ये? वेट फॉर, मैं दोबारा लिख भी दे रही हूँ, बोल भी दे रही हूँ, ट्रांसलेशन वाले टॉपिक का वेट करो, सब समझ में आएगा। फिर हमने पढ़ा mRNA, whose codes, इसके कोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। देखो बच्चे, ये ना
डायरेक्टली नहीं बनता डीएनए से। डायरेक्टली नहीं बनता डीएनए से। यहां पर एक इंटरमीडिएट आ जाता है। कौन है ये इंटरमीडिएट? एचएनआरएनए। ठीक है, तो डीएनए से डायरेक्टली टीआरएनए बनता है, डायरेक्टली आरएनए बनता है, बट डीएनए से एचएनआरएनए बनता है एंड फिर उससे एमआरएनए बनता है। नोट डाउन करिए इतना फटाफट से, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैम ये एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। पहले इतना नोट डाउन कीजिए फटाफट से। Quick students, quick. Pause the video, write it then. चले आगे, come on then. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद में, डीएनए से आरएनए बन जाने के बाद में, मतलब पोस्ट मतलब बाद में मॉडिफिकेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो डीएनए से बना एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से बना एमआरएनए। मैम जरूरत क्या है बेटा एचएनआरएनए में ना? देखो इसका काम क्या है, फॉर्म प्रोटीन, राइट? इसका काम क्या है? प्रोटीन। और एचएनआरएनए के पास में ना कुछ कोड्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनवा सकते हैं, तो वो एक रुकावट बन जाते हैं रास्ते में, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसे ये 3 कोड लगे हैं, 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 है ना, वो घूमता घूमता आ रहा है हमारे पास में, जो भी ट्रांसलेशन हो रही है ना, तो इसने ट्रांसलेशन करवाई, इसने नहीं करवाई, इसने करवाई, इसने नहीं करवाई, इसने करवाई, अगले ने नहीं करवाई, तो दिक्कत आ रही है, रुकावटें आ रही है बीच में। क्या आ रही है? रुकावटें आ रही हैं। क्या बोला मैंने? क्या आ रहा है यहाँ पर? रुकावटें यहाँ पर आएंगी। अगर हम, तो हमें क्या करना है? इन पोर्शंस को हटाना है। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एचएनआरएनए हैज सर्टेन रीजन which does not form proteins यार, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड उस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सॉन। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एचएनआरएनए के पास में एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स हमारे, मैंने यहाँ पे एक्सॉन बोल दिया बेटा, यहाँ पे इंट्रॉन आना चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक्सॉन होते हैं और इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन जो है वो ज्यादा नहीं आता, लाइक नॉट द पार्ट ऑफ एमआरएनए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बना सकता था। एंड दिस वन इट इज द पार्ट ऑफ एमआरएनए। क्यों? बिकॉज ये बना सकता था। ये कैसे हुआ, है ना, इसके स्टेप्स क्या है, इसकी मॉडिफिकेशन होने के स्टेप्स क्या है, तो चलो इसके बारे में हम समझते हैं।
सबसे पहली चीज इसमें होती है कैपिंग। जैसे ये हमारे पास में RNA है, ये 5' है, 3' है, यहाँ पर कैपिंग होती है, मतलब मिथाइल गुआनोसाइड्स यहाँ पर बहुत सारे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, मिथाइल गुआनोसाइड। ठीक है, उसके बाद में ना क्या होती है, सबसे पहले होती है कैपिंग, फिर होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, यहां से इस तरह से पोर्शन का निकलना है ना, मतलब ये निकल कौन रहा है, इंट्रॉन्स, ये निकल रहे हैं अब यहां से। ठीक है, हम जैसे ना एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर, वी कैन जस्ट डू दिस ब्लैक। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जब पूरा होगा तब हमारे ब्लैक ब्लैक कॉलम मीन्स इंट्रॉन्स सारे निकल चुके होंगे एंड सिर्फ एक्सॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, एक्सॉन्स रहेंगे। एंड इस तरह से मतलब ये जब टूट जाएंगे फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे उसमें वो हमने नहीं सीखना है अभी, वो अपने पोर्शन में नहीं है। यहाँ पे ये लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर ना एक और चीज लगती है और उसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है ना, टेलिंग में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। 200 to 300 पॉलीएडाइलेट आर एडेड, मतलब यहाँ पे ये ए लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हुई कैपिंग, मीन्स मिथाइल गुआनोसाइड लगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा, कहां पर लगा, 5' एंड पे लगा। फिर हुई स्प्लाइसिंग जिसमें हमने इंट्रॉन्स को हटा दिया और एक्सॉन्स रह गए। फिर क्या हुई, कैपिंग, सॉरी टेलिंग, मीन्स हमने पॉलीएडाइलेट डाली। अब आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में ये बताओगे मीन्स कमेंट सेक्शन में कि ये कैपिंग और टेलिंग हम क्यों करते हैं, मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये तो सारी चीजें हो रही थी यूकैरियोट्स के अंदर। हम कैपिंग और टेलिंग क्यों करते हैं, ठीक है, ये मेरा आपके लिए जो है सवाल है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अब देखो ये तो सारी चीजें जो है यूकैरियोट्स में हो रही हैं। What about prokaryotes, you know? What about prokaryotes? You didn't talk about prokaryotes, dear ma'am. What about prokaryotes? मैम प्रोकैरियोट्स में करवानी क्यों है ना, प्रोकैरियोट्स में करवानी क्यों है, तो यू नो व्हाट, कुछ कभी कभी हम बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ रखी होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, उसका ये प्लाज्मिड हम निकालते हैं, उसमें एक ऑर्गाई होती है, उस प्लाज्मिड में हम लोग ह्यूमन डीएनए जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो डेफिनेटली वो ह्यूमन डीएनए पहले एचएनआरएनए बनाएगा, फिर
फिर mRNA बनाएगा। मैम यही चीज क्यों, बेटा प्रोटीन नहीं बनवाते क्या? प्रोटीन कोई हमें प्रोटीन बनवाना होता है तभी तो हम उसको इसमें घुसा देते हैं एंड देन बहुत सारा प्रोटीन हमारे पास में बनता है। प्रोटीन कब बनेगा? जब mRNA होगा। बट ये यहाँ तो hRNA बनेगा तो ये बीच का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम पता है क्या करते हैं, हम ना यहाँ पर नॉर्मल डीएनए नहीं डालते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं cDNA। मैम वो क्या होता है, हम पता है क्या कर लेते हैं, हम ना पहले ना यूकैरियोटिक जीन निकाल लेते हैं। और ये हमेशा करते हैं बिकॉज जितने भी प्रोटीन बनवाने होते हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस पाथ hRNA mRNA, तभी mRNA से प्रोटीन बनता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं क्यों? अब अगर हमें ढेर सारा प्रोटीन बनवाना होता है तो बैक्टीरिया के अंदर हम यूकैरियोटिक जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ वो तो फिर hRNA बनाएंगे mRNA बनाएंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना पहले बाहर ही बैठकर ना आराम से फुर्सत में बैठकर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए आर्टिफिशियली हम लोग डीएनए से hRNA बनवा लेते हैं एंड देन हम लोग hRNA से mRNA बनवा लेते हैं। एंड क्योंकि इंट्रोड्यूस तो देखो डीएनए, ये डीएनए है तो डीएनए के अंदर हम डायरेक्टली mRNA को तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं। तो हम इस mRNA को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं cDNA। और इस डीएनए को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने के बजाय हम इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये डीएनए क्या करेगा बेटा, इस डीएनए की क्या खासियत है, इट विल डायरेक्टली फॉर्म mRNA। हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज prokaryotes, that is bacteria, cannot do post transcriptional modification. Is that clear? I hope it is clear to you people. Next class में हम लोग आगे का पोर्शन जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. I hope you like this session. Thank you so much. Have a great day. And if you're gonna sleep, then a good night, बच्चे. Bye bye.